हे गाइस, सो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 लॉ को लेकर आप में से काफी लोग बड़े परेशान हो गए और ये सोच रहे होगे कि यार पता नहीं पेपर में इस बार क्या आएगा। लास्ट पेपर ऐसा था, उससे पहले का ऐसा था, इस बार का एमटीपी ऐसा था और आरटीपी ऐसा था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ थॉट मस्ट बी गोइंग अराउंड इन योर ब्रेन्स। सो भाई उस चीज से बाहर निकलिए और एक ही क्विक एनालिसिस देख लीजिए जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बार एग्जाम में आने की चांसेस क्या क्या है। So when I talk about paper prediction, it is based on certain calculation which happened so far. अपकमिंग सेशंस के अंदर हम लोग ना सिर्फ रिविजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है वो यहाँ पर पता लगेगा। हर एक चैप्टर का हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल ले हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और इस बार एग्जाम में क्या आने की चांसेस है उसके बारे में भी बताऊंगी। देखो, आईसीए खुद ही इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि पेपर प्रिडिक्शन एकदम 100% सटीक होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन एटलीस्ट विल गेट अ लाइन कि भैया ये टॉपिक है, इन पे हमको स्पेशल एम्फेसाइज करना है। रिविजन तो हम वैसे भी सब कुछ कर रहे हैं, सही बात है ना। तो फिर चलो करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 5 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं अगर आपको करने को कह दूं तो पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ लॉज, जो इस पर आने के चांसेस भी ज्यादा है। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर। ओके, एमटीपी में भी इसमें से क्वेश्चन बना है। तो ये 4 टॉपिक अगर बहुत थोड़ा लाइक स्पेशली दो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को साइड कर दिया था, बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया, भाई ये 4 टॉपिक थोड़ा ईमानदारी से कर लो। उसमें से भी ना आरबीआई इज लिटिल जनरल, टाइप्स ऑफ लॉज ऑब्वियसली थोड़े से जनरल है, जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये तो हमें पता ही है, थोड़ा थोड़ा अंदर का हम लोग को देखना है। एंड देन अगर वो 5 मार्क्स मिल जाते हैं तो क्या ही बुरा है। ओके, एंड लेट मी टेल यू, 5 जरूरी नहीं है, 6 मार्क्स का भी ये चैप्टर पूछा जाता है। तो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीधा 35 मार्क्स की। ओके, एंड व्हेन आई से 35 मार्क्स, यानी कि एग्जाम में मैं कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करती हूँ, कम से कम 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करती हूँ। कोई 7 मार्क्स का चलो आ भी गया, बाकी तो 4 5 ऐसे ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, राइट। एटलीस्ट 6 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो 6 क्वेश्चन के लिए अगर मैं तुम लोग को ऐसे 20 टॉपिक्स दे देती हूँ इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, मतलब मैं दे सकती हूँ, राइट। उसमें से मैं मार्क करा दूंगी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से। तो यार देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से ना एक छोटा क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, जिसके अंदर आपको ऐसे 2 3 दे रखे हैं, उसको आपको बस एक्सप्लेन करना है 2 2 मार्क्स के लिए। इसके चांसेस काफी ज्यादा है। देन काइंड्स ऑफ ऑफर एंड डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। फिर लास्ट में मुझे लगता है ये वाला ना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। दिस इज लाइक अगेन द गट फीलिंग विच सेज कि इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि अभी ना पूछा नहीं गया है रिसेंट में, तो ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, देन सूट बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन माइनर का पोजीशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस अटेम्प्ट के लिए। देन फ्री कंसेंट को कौन कौन से एलिमेंट्स है जो वाइटिलेट करते हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या है। सो ये जो है ना, ये सीयूएफएम बेटा वो हर बार ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं वो। ओके, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। देन जॉइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी क्या है, अगेन दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट। देन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से हमें क्या समझ में आता है, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, दैट इज गोइंग टू ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट। इसका रिविजन बहुत ईमानदारी से करना है। टाइप्स ऑफ डैमेजेस को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। देन लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का डिफरेंस, ये भी थोड़ा सा अच्छे से करना है। देन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम किस किस को कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या क्या होते हैं, अगेन लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी क्या कब होगा, कब श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होगा, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ बेली। जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन का डिफरेंस भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कर लेना। देन एजेंसी, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, पर्सनल लाइबिलिटी थर्ड पार्टी की कब होगी और एजेंसी इरिवोकेबल कैसे हो सकती है। तो ये जो सारे दिख रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। हावेवर फॉर सम रीजन फॉर दिस अटेम्प्ट ये वाला जो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट है, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। सो मैम एग्जाम में पक्का ये आएंगे, इनमें से ही आएंगे राइट चलो,
तो सोगा में क्या क्या होगा? सबसे पहले गुड्स का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब इसमें से ना सब क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये वाला गुड्स बता दो, वो बता दो, या फिर केस स्टडी का क्वेश्चन भी बन सकता है। यार कभी कभी 17 से 21 मार्क्स तक का पूछा चला जाता है यार ये वाला एक्ट, तो इसमें तो ऑब्वियसली हमें ध्यान देना चाहिए ज्यादा, और कंपेरेटिवली बहुत छोटा है ये कॉन्ट्रैक्ट से। देन डिलीवरी के फॉर्म्स क्या क्या हैं, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कौन कौन से गुड्स होते हैं, प्राइस कैसे असर्टेन हो सकता है। इससे भी केस स्टडी के क्वेश्चंस आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस, व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी देन इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कीवर्ड एम्प्लॉय। लेट मी टेल यू, मतलब अपने से इसको लगेगा तो हाँ यूनिट 2 में यही टॉपिक्स है और ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइड कंडीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन ना बन के उसका केस स्टडी बन जाता है। अब आप इम्प्लाइड कंडीशन की कह दीजिए या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कीवर्ड एम्प्लॉय का एक्सेप्शन कह दीजिए, कोई खास फर्क तो है ही नहीं। ठीक है, देन अगेन एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स इज इंपॉर्टेंट, जो एक चार्ट में बनवाती हूँ, अगर आप वो अच्छे से रिवाइज कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। देन goods and on return or approval basis, this time again I feel this is going to be very very important. ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, रॉन्ग क्वांटिटी अगर डिलीवर हो रही है तो हमें क्या करना है, अनपेड सेलर का गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट होता है और बायर का सेलर के अगेंस्ट क्या राइट है। लेकिन ऑक्शन सेल इज दिस टाइम अगेन सीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से करके जाओ यार, तुमको नहीं पता ना उसमें से कौन सी चीज आ जाए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। ठीक है, पार्टनरशिप की भी देखो 3 यूनिट है, लेकिन उसमें से मैंने बहुत छांट छांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं तुम्हारे लिए। सबसे पहला एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो एलिमेंट्स का लोगे तो ट्रू टेस्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में 2 मार्क्स के वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सेम गोज विद पार्टनरशिप डीड, 6 मार्क्स का भी पूछा ऑलरेडी जा चुका है कई बार, है ना। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, ये एनी टाइम इंपॉर्टेंट है ही। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सेक्शन नंबर 12 की, जो तुम्हें याद होना चाहिए, 13 भी याद होना चाहिए। देन ट्रांजैक्शन नॉट कवर्ड अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 19(2). सो सेक्शन नंबर 19 ही अगर पूरा ईमानदारी से देख लोगे विद 22 तो वो ज्यादा बेटर होगा। खैर सेक्शन 30 माइनर, इस बार मैंने ना ट्रांसफरी वाला नहीं डाला है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है वो भी मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही कंसिडर कर लेना। सो 29 और 30 दोनों ही सेक्शन थोड़े से ध्यान से कर लेना। आउट ऑफ ऑल द इनकमिंग पार्टनर, ये पार्टनर वो पार्टनर के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सपल्शन और इंसॉल्वेंसी डाला है, विच आई रियली फील दिस टाइम मे कम। एंड नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या है। मोड ऑफ डिसोल्यूशन प्लीज बहुत अच्छे से करना, क्योंकि रेगुलरली आईसीआई इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब उनका फेवरेट है। 10 मार्क्स का एलएलपी है, जिसमें एलएलपी का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, या नीड ऑफ एलएलपी, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। देन स्मॉल एलएलपी इस बार आने के चांस मुझे वैसे थोड़े कम लग रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है ही, मतलब फेवरेट है, ये पूछा जा सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी एंड हाउ एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी, वो डेफिनेटली केस बनाकर पूछा जा सकता है। कंपनीज एक्ट अगेन 17 मार्क्स का पूछा गया है, 18 का भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ का है, फिर यहाँ पर हमें स्लैब देखना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट वेल लिफ्टिंग के वो 5 केसेस हमें देखना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इतने टाइप्स ऑफ कंपनीज में देखो सिर्फ ये 2 कंपनीज है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब के अलावा एक बार डोरमेंट भी गो थ्रू कर ही लेना। ओके, सेक्शन 8 कंपनी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट भी पिछले बारों से पूछा जा रहा है, तो इसको भी स्टार मार्क कर रही हूँ, देखो पूछा जा सकता है। एंड एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, ये 2 चीजें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेजरली क्या डिफरेंस होता है। सो प्रोमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, फिर ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो तीनों टाइप अच्छे से बता दो, कर दो। चेक डिसऑनर के केस में क्या होता है, प्रेजेंटमेंट में क्या होता है, और रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है। तो बाकी सब तो ठीक है, रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रख लेना, ये तो स्पेसिफिकली याद करने पड़ेंगे, याद नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि अपने आप याद आ जाएगा। ओके, सो ऑल इन ऑल 9-10 मिनट लग गए, आई एम सॉरी, बट ये 10 मिनट बहुत वर्थ इट है।
यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि एग्जाम में किस तरह का पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब तुम मैराथन भी देखोगे तो इनमें से कोई भी टॉपिक आएगा ना, तुम्हारे कान से डबल खुले हो जाने चाहिए और बहुत ध्यान से सुनना और उसको रिपीट करते रहना। ओके, सो आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 7:30 हम लोग मिलते हैं, जहां पर हम लोग फटाफट करेंगे 3 एक्ट्स खत्म सोने से पहले। ओ माय गॉड। ओके, सी यू इन द क्लास, टेक केयर, बाय बाय।